नमस्कार। चलिए आज पानी की एक बूंद के एक बहुत ही अनोखे अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं। ये स्कूल के एक चैप्टर को एक कमाल की एडवेंचर स्टोरी में बदल देगा। तो ये रहा हमारा आज का सफर। सबसे पहले देखेंगे कि एक ओस की बूंद की कहानी शुरू कैसे होती है। फिर बात करेंगे उसके प्राचीन मतलब कॉस्मिक जन्म की। फिर देखेंगे कैसे वो एक पेड़ में फंस जाती है और फिर सूरज का इंतजार करती है। इसके पीछे का जो साइंस है उसे भी समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सफर कभी खत्म क्यों नहीं होता। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी बड़े समंदर या नदी से नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक छोटे से पत्ते पर, वो भी दिन के एक बहुत ही खास और शांत वक्त में। ये वक्त था सुबह सुबह का, सूरज निकलने से ठीक पहले, और बस यही वो पल था रात और दिन के बीच का, जब एक नन्हा सा मुसाफिर उनसे आ मिला। हुआ ये कि ओस की एक बूंद लेखक के हाथ पर आ गिरी, और ये कोई मामूली बूंद नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी अपनी एक आवाज थी, अपना एक इतिहास था, और बताने के लिए थी अपने पूरे जीवन की एक जबरदस्त कहानी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये ओस की बूंद ये आई कहाँ से? इसका जो जवाब है ना, वो सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि इसकी कहानी हमारे पृथ्वी से भी पुरानी है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे हम इंसानों के पूर्वज शुरुआती वानर थे, है ना? ठीक वैसे ही पानी के भी पूर्वज थे। और वो कौन थे? दो गैसें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब पानी का जो फैमिली ट्री है वो सीधा कॉस्मॉस से जुड़ा है। पानी का जन्म हुआ कैसे? देखिए, जब पृथ्वी बनी भी नहीं थी तब सौरमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें आग की लपटों की तरह घूम रही थीं। फिर एक बड़ी ब्रह्मांडीय घटना हुई। एक पिंड सूरज से टकराया और हमारी पृथ्वी जैसे टुकड़े बने। अब ये नया ग्रह तो बहुत गर्म था, और इसी गर्मी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए, और बस इसी रिएक्शन से जन्म हुआ पानी का। लेकिन पता है कैसे? सबसे पहले भाप के रूप में। तो उस जबरदस्त जन्म के बाद पानी की बूंद ने एक लंबा सफर शुरू किया। वो भाप से पानी बनी, पृथ्वी पर गिरी, नदियों नालों में बही, लेकिन उसकी ये आज़ादी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। वो मिट्टी में से गुजर ही रही थी कि अचानक बेर के पेड़ की जड़ों ने उसे खींच लिया, उसे पकड़ लिया गया। पेड़ ने उसे अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए सोख लिया। और उस पल ओस की वो बूंद गुस्से और नफरत से कांप उठी। वो उस पेड़ से नफरत कर रही थी जिसने उसे कैदी बना लिया था। अब वो आज़ाद नहीं थी और बस किसी भी तरह वहां से भागना चाहती थी। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। पेड़ के अंदर कैद वो बूंद धीरे धीरे जड़ों से ऊपर पत्तों की तरफ एक लंबा सफर तय करने लगी। और इसी इंतजार के दौरान उसने लेखक को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो जानती थी कि इस पेड़ की कैद से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और उसे बस सही वक्त का इंतजार था। तो सवाल ये है कि ओस की बूंद आखिर इंतजार कर किस चीज कर रही थी? उसकी पूरी कहानी इसी इंतजार के दौरान सामने आई, फिर से आज़ाद होने की एक उम्मीद में। वो इंतजार कर रही थी सूर्योदय का, सूरज का निकलना, क्योंकि सूरज की गर्मी ही उसकी आज़ादी की चाबी थी। वही गर्मी उसे अपना रूप बदलने में मदद करती और पत्ते से आज़ाद कराती। अब देखिए, ये जो बूंद की कहानी है, ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है। ये असल में साइंस के कुछ बहुत ज़रूरी सिद्धांतों को समझाती है। तो चलिए इसके पीछे के कुछ मुख्य आइडियाज को समझते हैं। एक टर्म है संवहन या ट्रांसपिरेशन। ये उस प्रक्रिया का साइंटिफिक नाम है जिसके जरिए पानी पौधे की जड़ों से पत्तों तक जाता है और फिर भाप बनकर निकल जाता है। ओस की बूंद ने पेड़ के अंदर ठीक यही सफर तय किया था। पेड़ के अंदर ना जाइलम और फ्लोएम नाम की छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो पानी को ऊपर खींचती हैं। अच्छा, इसी कहानी से एक और दिलचस्प सवाल का जवाब मिलता है। कभी सोचा है कि जो शहर समुंदर के किनारे होते हैं, वहां बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी क्यों नहीं पड़ती? इसका कारण है तटीय प्रभाव या कोस्टल इफेक्ट। होता ये है कि महासागर हवा में लगातार बहुत सारा पानी भाप के रूप में छोड़ते रहते हैं। इससे हवा में नमी मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ये नमी एक कंबल की तरह काम करती है। ये तापमान को स्थिर रखती है, मतलब ये उस जगह को ना तो सर्दियों में बहुत ठंडा होने देती है और ना ही गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म। और अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, वो महान पलायन
और एक नई शुरुआत। तो जैसे ही सूरज निकला, उसकी गर्मी से ओस की बूंद धीरे धीरे छोटी और छोटी होती गई, और फिर वो गायब हो गई। वो भाप में बदल चुकी थी। वो आज़ाद हो चुकी थी, हल्की होकर वापस हवा में मिल गई, अपने अगले एडवेंचर के लिए तैयार। लेखक को जो कहानी उसने सुनाई वो तो पूरी हो गई, लेकिन उसका अपना सफ़र, वो तो अभी शुरू ही हुआ था। पानी के उस कभी ना खत्म होने वाले चक्र का एक नया चैप्टर। तो इस ओस की बूंद की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है कि इसका सफ़र आगे कहाँ जाता है, और यही इस पूरी कहानी का सार है। पानी की हर एक बूंद एक लगातार चलने वाले, कभी न खत्म होने वाले सफ़र पर है।